ओम शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आपका हार्दिक स्वागत है कॉल ऑफ टाइम सीरीज के 7वें एपिसोड में। आज के एपिसोड का टॉपिक है टेंशन एंड डिप्रेशन इन द यूथ। जी हाँ, ये दो वर्ड्स जिनका इस्तेमाल आज की लैंग्वेज में, आज के कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन दोनों वर्ड्स के साथ रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि टेंशन और डिप्रेशन, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या यह कोई मेंटल डिसऑर्डर है, और अगर है तो कितना गंभीर मेंटल डिसऑर्डर है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका इलाज क्या है। इसके अलावा ये किस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसे अनेक पहलुओं को आज हम हमारे एपिसोड में डिस्कस करेंगे। इसलिए इसको डिस्कस करने के लिए जो हमारे आज के एपिसोड का फॉर्मेट है वो पिछले 6 एपिसोड से डिफरेंट एक इंटरेक्टिव सेशन के रूप में है। और इस इंटरेक्टिव सेशन के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर राम जैम को एज अवर गेस्ट फैकल्टी। जी हाँ, आप इनको पिछले एपिसोड में भी मिल चुके हैं। डॉक्टर राम बाय प्रोफेशन साइंटिस्ट हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज एट निमहंस। निमहंस जो कि इंडिया का मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंस की फील्ड में टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है। इसी के साथ डॉक्टर राम ने योगा और साइकेट्री की फील्ड में पीएचडी भी किया हुआ है, जिसके लिए आपको बेस्ट थीसिस के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, आप पिछले 16 वर्षों से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये बहुत क्लियरली हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर राम की लाइफ में साइंस और स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों का बहुत परफेक्ट बैलेंस है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है टेंशन और डिप्रेशन, हम इसको दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू और स्पिरिचुअलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों से समझेंगे। तो आइए अभी और देरी नहीं करते हैं और रुख करते हैं इंटरेक्टिव सेशन की ओर। ओम शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर राम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आप इस डिस्कशन पर आए। आज हमारा टॉपिक है टेंशन एंड डिप्रेशन इन यूथ। तो डॉक्टर राम, टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स टू द माइंड इज व्हाट इज टेंशन एंड हाउ टू अंडरस्टैंड इट। कि अगर हमें किसी साधारण से आदमी को इसकी परिभाषा बतानी हो तो वो क्या होगी? Om Shanti and good evening to everyone. Yeah, this topic is very important for youth. So पहले attention क्या है इसको हम समझेंगे. So this word tension, it's very commonly interchangeably used with the term stress. So ज़्यादातर मैं stress ये शब्द use करूँगा. Stress is nothing but a response to a demanding situation. Let me give an example. जैसे स्टूडेंट्स को एग्जाम्स आते हैं, एग्जाम्स आते ही बच्चों के मन में तूफान भी शुरू हो जाता है। क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, सारे जो भी क्वेश्चंस है उसको हम आंसर कर पाएंगे या नहीं, पास मार्क मिलेगा या नहीं, ये जो बहुत सारे थॉट्स मन में आते हैं, these are all the responses to the demanding situation, here in this case exam. तो इसमें समझने की बात ये है, ये demanding situation क्या है? It's very difficult to define that. For example, एक स्टूडेंट के लिए क्लास टेस्ट जो है, इंटरनल टेस्ट, वही डिमांडिंग हो सकता है, और कोई स्टूडेंट को देखे तो फाइनल बोर्ड एग्जाम जो है वही डिमांडिंग हो सकता है। सो वी कैन नॉट डिफाइन दिस डिमांडिंग सिचुएशन। लेकिन अगर एक व्यक्ति को एक सिचुएशन डिमांडिंग ऐसा परसीव हो रहा है, उसके हिसाब से जो भी रेस्पॉन्सेज उनके मन में हो या पूरे शरीर में हो, जो भी रेस्पॉन्सेज आते हैं उसको हम टेंशन या स्ट्रेस कहते हैं। The way you have explained it with this very example कि कॉमन टेस्ट या फिर एक बोर्ड एग्जाम को एक स्टूडेंट कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्स करता है, so I think our students, our youth can correlate it to understand the word tension, or as you said that these are interchangeably used with the word stress. डॉक्टर राम, तो अगली चीज जो हम जानना चाहेंगे
वह यह है कि डिप्रेशन क्या है और स्ट्रेस और डिप्रेशन के बीच में क्या कनेक्शन है। Yeah, it's very important to understand the connection between stress on one side and depression on the other side. Let's go back to the same example. जैसे एग्जाम्स आते हैं, बच्चों के मन में तूफान शुरू हो जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम्स में पास मार्क मिलेगा या नहीं। ये जो थॉट्स है, इफ दीज काइंड्स ऑफ थॉट्स परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर जब भी एग्जाम्स आते हैं ऐसे ही थॉट्स बार बार आते ही रहते हैं, इन द लॉन्ग रन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज, बच्चे ऐसे सोचने शुरू कर देते हैं कि अभी तो ये सिर्फ डिफिकल्ट नहीं है मेरे लिए एग्जाम्स पास करना, नहीं ये तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं उसका लायक ही नहीं हूं। इसको हम सेल्फ वर्थलेसनेस कहते हैं। और इसके साथ साथ फ्यूचर का भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम होपलेसनेस कहते हैं। अगर कोई मुझे मदद करे तो भी ये तो मेरे से होगा ही नहीं। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड हम कहते हैं इसको हेल्पलेसनेस, कोई भी मुझे मदद भी नहीं कर सकते हैं। So when such a kind of negative attitude develops and when it becomes very stronger over a period of time, इसको हम depression कहते हैं। So you can see on one end there is a stress, if it persists for a longer time, then the same thing becomes depression. इसमें समझने की बात ये है, it's not that depression is the only outcome for stress. If somebody has stress, उसके वजह से बहुत सारी चीजें आ सकते हैं, उसमें एक important चीज which occurs very commonly is depression. So this is how stress and depression, they are very tightly connected to each other. बहुत बढ़िया डॉक्टर राम, मतलब स्ट्रेस का एक कॉमनेस्ट आउटकम है डिप्रेशन, बट ये है जरूरी नहीं है और यह डरने की बात भी नहीं है कि अगर हमें स्ट्रेस है तो वो डिप्रेशन में ही कन्वर्ट होगा। वेरी राइट। अभी आपने हमें दोनों चीजों के बारे में बताया, स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है। तो अगली चीज हम ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों का मींस स्ट्रेस और डिप्रेशन का व्हाट इज द रेलेवेंस इन कॉन्टेक्स्ट टू द यूथ। Yeah, there is a very strong connection with this youth, especially for this topic. So the first thing is, if you look into the statistics of depression, it very commonly occurs in the age group of 18 to 25 years, the prime time of youth. So this is one thing, age itself is one of the important factor. और इसके साथ साथ because of this time period itself, if you look into the biology of youth, टीनेज के टाइम पर शरीर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, especially in the hormonal system. So because of this sudden change in the hormonal system during this age time, बच्चों को especially in this age group, they find it difficult to handle their emotions also. So ये जो इमोशनल मेच्योरिटी चाहिए हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने का, उसका भी बहुत कम है, उसका क्लैरिटी बहुत कम है इस एज ग्रुप में। So as a result of this, it becomes difficult for children to handle stress, as well as they are more prone to develop depression. Apart from this, in the current scenario, if you see, there is one more important thing, and that is something related to development of technology, and especially if I want to mention the social media. पुराने जमाने में अगर आप देखें तो बच्चों के लिए सिर्फ एक ही काम था, वो है पढ़ने का। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रैक्शन, ये सोशल मीडिया है। जैसे एक स्टूडेंट देखता है अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स सारे सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव होते हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, तो अपने आप ये भी सोचने लग जाते हैं कि हाँ मुझे भी वहां पर एक्टिव रहना है सोशल मीडिया में, साथ साथ पढ़ाई करना है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज द फोकस इट गेट्स फ्रैगमेंटेड टू मेनी डिफरेंट थिंग्स। पढ़ाई में भी फोकस करना है, सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहना है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाता है। तो जहां एक्चुअली बच्चों को आजकल फोकस करना चाहिए, वहां पर फोकस करना मुश्किल हो रहा है।
As a result, this itself becomes a important source of stress and tension. And as a result, this many a times turns into depression also. So that's why understanding this stress and depression in youth community is very, very important. अच्छा आपने हमें समझाया कि लाइक अगर इसको हम सिंपल शब्दों में भी समझें कि यूथ जो है दैट इज द फाउंडेशन फॉर द एंटायर लाइफ फॉर द अपकमिंग लाइफ एंड इट शुड बी टेकन केयर ऑफ एट दैट पॉइंट इटसेल्फ। बहुत बढ़िया जी। डॉक्टर राम, जैसे भी आपने बताया कि एज इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट वी ऑल एक्नॉलेज दिस दैट वी कैनॉट बाईपास दैट एज ग्रुप, राइट? Yeah. So if we keep this age factor aside, then what are the other main contributing factors which lead to the development of depression in the youth? Can you just elaborate on them as well? Yeah, I agree 100%. Though age is an important factor that contributes for development of depression, but it's not a modifiable factor. Everybody has to pass through that age. So, leaving this age factor aside, there are many other factors that contributes to the development of depression. We can list out so many things like peer pressure in the context of social status, then dysfunctional family, and youth have many other personal issues also. But instead of looking into those long list, all those lists, if you see, all of them they converge towards some few important factors. मैं सिर्फ वो जो important factors है उसको list out करना चाहता हूँ. So it's only two important factors. One is lack of clarity in purpose, and second thing is competition and comparison. जितने भी सारे causes हो वो सारी चीजें finally somehow it converges towards these two things. So if we can manage these two things well, I think the cause for depression can be reduced to a greater extent. The way you have told us like this, if we conclude or if we compress or if we see towards the factors, then we are left with two major contributing factors, like which is competition and lack of clarity in the purpose. Very nice. The another question which comes to the mind is like why you have considered competition as an important reason for depression. My reason of being asking this question is like nowadays competition is part and parcel of the student life or the youth age, because if you want to get into your favorite stream of knowledge या फिर आपकी जॉब या कोई डिजायर्ड जॉब आपको चाहिए तो कंपटीशन से आपको पास थ्रू तो होना ही पड़ेगा। और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी हम कहते हैं कि लाइक ह्यूमन बिहेवियर के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट एक इंसान में अगर पैदा होती है तो वो कंपटीशन से होती है। सो अगर हम इन चीजों को भी देखें तो कैन यू जस्ट फर्दर इलेबोरेट ऑन कंपटीशन एंड डेफिनेटली ऑन द सेकंड रीजन एज वेल कि लैक ऑफ क्लैरिटी इन द पर्पस, बिकॉज पर्पस भी अगर हम देखें तो सभी स्टूडेंट्स के पास या सभी यूथ के पास होता ही है। लाइक फॉर एन एग्जांपल डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कॉमर्स लाइन में जाना है। सो कैन यू जस्ट फर्दर इलैबोरेट ऑन दैट? Yeah, sure. I think we need the clarity, especially on this thing, competition. As you rightly said, कई लोग क्या समझते हैं competition is very very important for progress. They are feeling it very strongly. In fact, I also come across very frequently this kind of attitude towards competition. लेकिन एक कंपटीशन जो है इसको सही रीति से हमें समझना पड़ेगा. Our definition for competition, if you see, it's like somebody is getting lesser and I am getting little bit more than them, so I am happy. So this is the kind of definition that we have for competition. See, this kind of definition is very kind of a damaging attitude it creates in youth community. Why is it so? Because just by suppressing someone, just because you getting 1 mark more than somebody else, you get the feeling that yes, I am happier.
But what is your actual potential that we are not at all thinking about? Just by comparing with someone, if we are a little bit higher than them, we think that yes, I'm in the right place. This is not the right attitude at all. If we want a kind of collective growth where everybody can excel. For example, if you look what Vivekananda has said about education, education is the manifestation of divinity within. Where is the chance to develop, manifest this divinity within if we have this kind of attitude in the name of competition? Yes, with this attitude of competition, बच्चों को initially ऐसा feel होगा कि yes, I'm progressing by comparing with somebody else. But in the long run, definitely it's a kind of damaging attitude. It's better to avoid if we need a collective growth where everybody can grow together. So this is about the competition thing. Coming to the next thing, lack of clarity in purpose. This is also an important aspect. Let me give an example. If you see the professional colleges like medical colleges, IITs, IIMs, all these elite institutions, ये जो suicide का rate है, this is usually higher in these kinds of colleges compared to other institutions. अगर हम इसको अच्छी तरह से एनालाइज करें क्यों ऐसा हो रहा है, something becomes very clear that's related to this lack of clarity in purpose. जैसे बचपन में अगर देखें, जो भी हमारे सामने दिखते हैं, अगर उनका पोजीशन अच्छा है, हम सोचते हैं कि मैं भी ऐसा बनना है. दूसरा दिन और किसी को देखेंगे तो फिर वही सेम चीज आता है, नहीं मुझे ऐसा बनना है. It's good. We can actually model people and try to get the qualities from them. It's okay. But thing is, ऐसे ही और किसी को देख देख के हमारा गोल हम लास्ट तक बनाते जाएं, it's a problem. At one point of time हमें डिसाइड करना ही पड़ेगा कि मुझे क्या बनना है. उन्होंने तो ऐसा बना है, इन्होंने तो ऐसा बना है, वो ठीक है, लेकिन मुझे क्या बनना है? We need to have this clarity at some point of time for sure. अगर बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं है तो क्या होता है, मैं देखता हूँ मेरा दोस्त कॉलेज में कौन सा स्ट्रीम चूज करता है, मैं भी उसको चूज करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ जाना है. अगर फैमिली के तरफ से देखें तो वी सी दिस वेरी कॉमनली, माँ बाप को मेडिकल कॉलेज में या आईआईटी में ज्वाइन करना था, उनका एम वो था लेकिन वो हुआ नहीं. सो दे जस्ट पुट दोज एम्स एंड गोल्स इन द चिल्ड्रंस माइंड. अगर बच्चों को अपने आप से कुछ क्लैरिटी नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो प्रेशर भी अंदर घुस जाता है. So finally what happens, all these pressure it keeps on building up, and finally after getting good seat, good place in the college, they end up in suicide. So then what's the purpose? Because at the end, after doing all the things, they think that this is not the cup of my tea. So as a result of that, you can see how lack of clarity in purpose and also what you have been telling, competition and comparison, these two things contributes for the development of depression. It's very, very clear, especially in the youth community. I hope I answered your question. Actually, the attitude which you have told us to keep towards the competition, that it should be taken as a collective growth of all, I think that's the crux, that's the key to understand here. And for the second reason as well, you have told that the lack of clarity in the purpose, like if we are choosing any purpose, we should be very definite into it and we should understand our requirement and are that why we are choosing it, not to be influenced by the outside factors or someone other's thinking process. Yeah, definitely, Dr. Ram. Dr. Ram, we have got one question from our viewer, and he's asking that how loneliness leads to the depression. Can you just elaborate on that as well? Yeah, just like what we have been discussing, competition, comparison, lack of clarity in purpose. This loneliness is also very common these days. लेकिन ये जो loneliness शब्द है, इसको अभी थोड़ा हमें समझना पड़ेगा.
Let me ask one question related to this loneliness so that we get clarity on this. People like, for example, Mahatma Gandhi and Nelson Mandela, Sri Aurobindo, all these people, they have produced some of the excellent works when they were actually put in jail under imprisonment. And all this greatest work which they have done, some of the best pieces of work that they have done, it all just happened within four walls inside the jail. Where is the question of loneliness here? See, we have all the people in our surrounding, all the things in our surrounding, but all of a sudden now we are having this new issue of loneliness. I think we are missing to understand something else. So, to me personally, this loneliness, jo hai, it's actually nothing but a disguised form of too much dependency or attachment on a particular thing or somebody. That is what actually we are experiencing as loneliness. So this loneliness जो है इसको अगर हम विन ओवर करना है उसके लिए थोड़ा अंदर डीप में जाना पड़ेगा हमें तो क्या करना है हमें कहाँ मेरा मन हटका हुआ है कोई चीज के साथ हटका हुआ है या कोई व्यक्ति के साथ हटका हुआ है इसको हमें अंदर से जाके चेक करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल if somebody is used to having mobile phones all the time with them, what happens is there is a kind of too much attachment or dependency that develops with that mobile. And it can happen with somebody also, with people also. All of a sudden, just imagine the mobile got broken. Because of that sudden loss, because of the loss of that mobile phone to which the person was very strongly attached, there is a feeling of emptiness, which is what generally we feel as loneliness. The same thing happens very commonly, like, for example, in a family, if a close relative dies all of a sudden, we find it difficult to bear with that. Even during that kind of emptiness, we feel the same thing loneliness. So, to me, loneliness it's nothing but actually a disguised form of too much dependency on a particular thing or on a person the sudden loss of which is what we are feeling as loneliness. So, loneliness is it a cause or is it a consequence of depression? It's very difficult to understand basically. But loneliness is a very important thing, of course, to understand. And loneliness, जो भी उसके ऊपर कुछ experiments हुए हैं, it tells very clearly it's something very similar to stress. Whatever the changes in the body we see in the name of stress, all those things happen in the same way even in loneliness also which tells yes loneliness is also a kind of very serious kind of stress. And you very wonderfully explained it. कि it is the internal attachment or dependency with the person or with some other things or any gadget. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए उसमें हमने यह जाना कि डिप्रेशन के रीजंस क्या हैं, उसके मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं और उनके बहुत डिटेल रूप में हमने जाना. बट डॉक्टर राम, जब एक बार डिप्रेशन किसी पेशेंट में या किसी पर्सन में डेवलप हो जाता है तो फिर उसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं? Yeah, now let's move on to the solutions. We have seen about causes elaborately. Coming to this solutions, जो भी treatments है, बहुत सारे treatments है. Say for example, it could be medicines, it could be psychological therapies including counseling, and in recent times there are many different kinds of brain stimulation techniques. There are so many things which are available, and practices like meditation, yoga, these are also very commonly used these days. But I would like to emphasize mainly two important things in the context of treatment. First thing is, in spite of having different kinds of treatments, one of the biggest barrier to provide solution for these people who have depression is जिनको ये जो डिप्रेशन है पहले वो ट्रीटमेंट के लिए सामने आते ही नहीं. This is one of the biggest barrier in treating depression. And there are many reasons for this. One is like it could be just a stigma. For example,
अगर मैं एक साइकियाट्री हॉस्पिटल में जाऊं, अगर किसी को पता चला कि मैं साइकियाट्री कंसल्टेशन के लिए गया, तो वो क्या सोचेंगे मेरे ऊपर? इनको कुछ बीमारी है मन की, कुछ पागल हो गए, ऐसा सोचेंगे, पता नहीं. So this is a kind of stigma. Like this, there are many other things, but one of the important thing is the stigma related thing. So when it comes to treatment, first of all, youth have to understand very clearly, ये जो problem है depression, there is nothing bad to talk about this. जैसे किसी को डायबिटीज है, हाइपोटेंशन है, वो भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो भी ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेते हैं. वैसे ये भी एक प्रॉब्लम है एंड इसका सॉल्यूशन है. देयर इज नथिंग रॉन्ग टू टॉक अबाउट दिस amongst friends or family members, whatever, whoever it is. So this is the first thing which I want to convey to the viewers. Second important thing is, you need not actually go to even hospital if the depression is of mild to moderate amount. I'm not saying don't take medical treatment. Wherever it is required, it's very important you seek medical help. But many of the scientific evidences today say that for mild to moderate depression, many of the complementary therapies like meditation and related practices, yoga, all these things help a lot. There are many studies that have given evidences like for mild to moderate depressions, meditation and related things can be even standalone treatment without other medicines or psychological therapies. But the decision has to be taken by a person who has knowledge in that. Otherwise, what I want to mainly convey is, जिसको माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है, माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन माना माइल्ड डिप्रेशन में सिर्फ वो जो जिस व्यक्ति को है उनको पता है मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और किसी को पता नहीं होगा. लेकिन मॉडरेट डिप्रेशन जो है, इसमें ये पहले जैसा काम सब चीजें करते रहेंगे, लेकिन they can feel there is some amount of decrease in their capacity. और वो जो decrease in capacity है, दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा पता चलता है. इसको मॉडरेट डिप्रेशन कहते हैं. इस तरह की जो लिटिल माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन है, उसके लिए मेडिटेशन हम यूज कर सकते हैं. और मेडिटेशन रिलेटेड थेरेपीज लाइक योगा, we can use it, and science tells yes, there is evidence for this. This is one important message I want to convey to our viewers. This is mainly because still there is a lot of stigma about going for treatment, especially for mental health conditions. तो अभी आप हॉस्पिटल में भी जाने की जरूरत नहीं है. If it is especially mild to moderate, you can seek other forms of treatment, especially like meditation. ये जो आपने बताया कि इसका इलाज है, लाइक वी शुड नॉट मेक इट एज अ स्टिग्मा एंड वी शुड ट्रीट इट और कंसीडर इट कि ये दूसरी बीमारियों की तरह ही है, जैसे कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, तो उसी की तरह है. और आपने ये जो बताया कि फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट इट कैन बी क्योर्ड विद द मेडिटेशन और विद द सिंपल योगा प्रैक्टिसेस, सो दैट इज वेरी प्रोफाउंड एंड आई थिंक ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी रहेगा. जैसे भी आपने बताया कि मेडिटेशन कैन क्योर फ्रॉम माइल्ड टू द मॉडरेट डिप्रेशन, सो वी एग्री विद योर पॉइंट. So can you just also provide us with some scientific evidence or researches if carried out in this particular field of depression? Sure. Yeah, there are a lot of scientific evidences that are available now, especially in the last 10 to 15 years. So many research studies have been done, especially in the field of depression and even anxiety also. So in nutshell, ये सारे जो भी रिजल्ट्स अभी तक हुए हैं in the last 10 to 15 years, the result is like this. Around 47 clinical trials have happened till now, including 3,500 patients with depression. What all these research studies say is meditation has a definite role, especially in mild to moderate depression. That is what I have conveyed in the previous question. So there is no doubt today that meditation has a clear-cut role with scientific evidence in mild to moderate depression. Second important thing is related to this mechanism. How
meditation works for depression. So if you see what happens in depression, the main thing is stress hormone levels increases, especially the cortisol, that is called a stress hormone. On the contrary, there are some other chemicals like neuroplasticity related factors. One of the important factor is brain derived neurotrophic factor. Simply it is called as BDNF. So this neuroplasticity related factors which are important for mental flexibility, they are reduced in depression. So this is the scenario in depression. But what happens with meditation is when somebody practices meditation regularly, on one hand, cortisol, the stress hormone level, it falls down. On the other hand, this mental flexibility related factors like BDNF, it increases. So you can see how meditation exactly works opposite to that of what depression does. So these are some of the important, very clear evidences for us to use meditation as an important treatment option, especially for mild to moderate depression. The very interesting thing which I could infer from these researches which you have just told, like meditation is putting an impact on the physical body, like to which we say that mind is mind over the matter. So that's very important actually. डॉक्टर राम, आप पिछले 16 वर्षों से मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और इसके साथ आप क्लिनिकल साइकेट्री की फील्ड में भी रिसर्च कर रहे हैं। तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन का क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि हम स्ट्रेस को अर्ली स्टेजेस में ही आइडेंटिफाई करके उसको वहीं पर ही हम निप कर लें। Yeah, so let me share my experience. So, in nutshell, if you want to see the solution for this problem, stress and depression, and to me personally, it's not just only stress and depression. कई problems का solution एक important चीज है, that's something about our own identity. मैं कौन हूँ? So knowing about our own self, this is one of the important solution for majority of the problems that we have, including stress and depression. So let me elaborate on this. स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन प्रैक्टिस में मेनली यही सिखाया जाता है कि हम सभी, ये जो दिखता है ये शरीर नहीं है, इससे पार एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, जस्ट लाइक a small point of light, infinitesimal point of light we say. So ये जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है कि मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी हूँ, एक लाइट एनर्जी हूँ, इससे हमें बहुत फायदे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट टेक अबाउट ऑल द कॉमनेस्ट रीजंस दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिप्रेशन. जब हम स्वयं को एक स्पिरिचुअल एनर्जी समझते हैं, उसको आप सोल कहो, साइकी कहो, आत्मा कहो, कुछ भी कहो, जब ये स्पिरिचुअल आइडेंटिटी हमारे अंदर आते हैं, our consciousness it expands and we get connected to a higher source of energy, जिसको परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, कई नामों पर उसको कहा जाता है. It's just like this. For example, if you try to connect two wires without removing the insulation, जितना भी आप कोशिश करें कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसका इंसुलेशन निकाल के फिर आप कनेक्ट करोगे तो तुरंत करंट इट पासेस थ्रू. सो इन द सेम वे, जब आपका आइडेंटिटी सही होता है, ये जो बॉडीली अवेयरनेस है, इससे परे होके जब आप एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी लेते हो, वो इंसुलेशन निकल जाता है. एंड इमीडिएटली व्हाट हैपेंस, वी गेट कनेक्टेड टू दैट हायर सोर्स एंड वी कुड फील दैट एनर्जी आल्सो. ये जो कनेक्टिविटी है, it gives us a very nice sense of belongingness. And it's not just only getting connected with the higher source, it automatically spills over to other relationships that we have in this human world also. Automatically, this experience, it takes away this problem of loneliness. ये जो अकेलापन का एक महसूसता है, ये ऑटोमेटिकली निकल जाता है स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के अनुभव द्वारा.
और इसके साथ ये जो कंपटीशन की बात हम कर रहे थे, अगर इसको भी देखें, जब हम एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी अंदर से उसको स्वीकार कर लेते हैं, हमें बहुत स्पष्ट रीति से अनुभव होता है कि मेरा एक्चुअल रियल पोटेंशियल क्या है, कितनी पावर्स है मेरे अंदर। उसका अनुभव हमें बहुत सहज रीति से मेडिटेशन में होता है। So automatically we start try to compare ourselves with our inner potential, the actual potential, with the current status. What is my existing potential? So the yardstick of comparing myself with somebody else's standards, it again goes away, because every time what I'm going to do is I'm going to compare my present status with what is my actual potential, which is yet to come out. So this comparison and competition, it goes away. Coming to another thing, this lack of clarity in purpose. आप जो भी बनना चाहते हैं बन जाओ, चाहे डॉक्टर हो व इंजीनियर हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एक्चुअली हमारा रियल पर्पस नहीं है. इट्स वन ऑफ द गोल to reach the purpose. And what is that purpose? That purpose is to be at peace, to have that sense of belongingness, experiencing that love, happiness. Because at the end of the day, whether you become doctor, engineer, lawyer, whatever it is, finally you need peace, you need love, you need happiness. तो ये कहाँ से आता है? जो काम करते हैं उससे नहीं आता है, जो पैसा कमाते हैं उससे नहीं आता है. They are all just a platform. You need to do some work, of course, no doubt. But वहां से आपको खुशी नहीं मिलती है, शांति वहां से नहीं मिलती है. एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उससे मिलती है जरूर, लेकिन ये जो शांति का हो या प्रेम का हो या खुशी का हो, ये सारे अनुभूति हमारे अंदर से ही हमें होती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं. So you can see, when we develop this attitude of identifying ourselves with a spiritual energy, automatically our self-esteem, it gets boosted up because of these important things, like we are able to beat loneliness, we're able to come out of this competition and comparison, and we get clarity in purpose of life also. So that's the reason, in nutshell, I want to say that if you develop a proper identity about your own self, if you know about yourself clearly, it's very easy to beat stress, and in fact even depression also. And this is what is actually one of the essential teaching that most of the people teach in spirituality in the name of meditation. I think I was able to convey the message very clearly, what our viewers has to take home as a message to them, to hold it for a longer time in their life, for a peaceful and happy life. You have very wonderfully told our viewers, like, if we understand and if we realize the true identity of ourselves, then that understanding will definitely rule out and completely finish all these reasons which we have just discussed about depression. So before we conclude this interactive session, Dr. Ram, can you just give us a short commentary based meditation to our viewers as well? Yeah, sure, we will do that. Om Shanti. Sitting comfortably with my back straight, feet firm on the floor, hands gently rested on the thighs, relaxing the shoulders and neck. Gently I bring my attention to the breathing. I just observe my breathing without manipulation. As my breathing becomes slow, steady, and smooth, I shift my focus to the center of my forehead. I see myself
as a being of light, a point of light shining just like a star. This is my original identity. In this spiritual identity, I feel light, love, and happiness. As my focus becomes natural in this spiritual identity, the light rays spreads into the whole body, filling my forehead, face, neck, shoulders. It penetrates each and every part of my body. As my consciousness expands beyond this body in the form of light rays, I get connected to the Supreme Energy. The Eternal Father. Just like a sun spreading its rays all over, the light rays from an Eternal Father, the Supreme Energy, is filling myself with the same light, love, and happiness. I feel connected. I experience peace, power, and positivity. With this experience, I take resolve to continue my daily routine with the thoughts of peace, power, and positivity. I'm peaceful, powerful, and positive. Om Shanti. Thanks a lot, Dr. Ram, for a wonderful commentary-based meditation and the overall session. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी व्यूअर्स को आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। फिर भी आपके जो क्वेश्चंस या कोई फीडबैक हो तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अभी एंड में हम सुनते हैं एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस को कि कैसे एक ब्रदर ने विद द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन टेंशन और डिप्रेशन को ओवरकम किया। मेरा नाम सुशांत है और मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से राजयोग मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रोफेशनली मैंने केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू की है और पिछले 8 वर्षों से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में मैं वर्क कर रहा हूँ। एज अ प्रोसेस इंजीनियर मैंने डिफरेंट मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क किया है एंड प्रेजेंटली मैं एक नोएडा बेस्ड कंपनी में प्लेस्ड हूँ। राजयोग मेडिटेशन का अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे थोड़ा सा वंडर लगा जब मुझे बोला गया कि आपको इस सेशन में एक्सपीरियंस शेयर करना है जब टेंशन एंड डिप्रेशन एंड यूथ डिस्कस होगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि मैं भी इसी फेज़ से गुज़र रहा था। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत टेंस्ड रहता था, थोड़ा डिप्रेस्ड रहता था। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था और मैं उसमें जैसा परफॉर्म करना चाहिए वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया था।
तो मैं बहुत ज़्यादा निराश रहता था, बहुत असंतुष्ट रहता था। मेरी बैटरी बहुत ज़्यादा जैसे अंदर से डिस्चार्ज थी। पर यहाँ पर आकर जब इतने अच्छे प्योर पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो मुझे मिला, इतनी वाइज सोल्स जो सालों सालों से 10 साल से 20 साल से 50 साल से राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सेल्फलेस सर्विस में जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट करी हुई है, उनकी कंपनी में आने का मुझे चांस मिला, उनकी सर्विसेज लेने का चांस मिला, उनके जो अंदर प्योर फीलिंग्स हैं, गुड विशेस हैं, एक प्योर गॉडली लव है, रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, उस एनवायरनमेंट में मुझे आने का चांस मिला। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, मेरे अंदर का जो मोटिवेशन है वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस है, चीयरफुलनेस है, वो बढ़नी शुरू हो गई। और यहाँ पे तो जैसे मेडिटेशन सीखने ही आया था, तो जब मैंने मेडिटेशन सीखा और ख़ुद प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मैंने देखा कि जैसे मेरा कनेक्शन जब ऑलमाइटी से जुड़ता है राजयोग मेडिटेशन में, तो उस कनेक्शन से मेरे अंदर चार्जिंग अपने आप ही नेचुरली होनी शुरू हुई। और ये जो मुझे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, लो स्टेट ऑफ माइंड की, वो धीरे धीरे करके क्योर होनी शुरू हुई और जैसे एक तरह से मेरा हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया। मुझे जो एक इमीडिएट फ़र्क यहाँ पे एक डिफरेंस दिखा यहाँ पर आने पर, वो मैंने देखा कि मेरी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन आ गया। यहाँ आने से पहले मैं लगभग सारा दिन ही, कई बार तो छुट्टी के टाइम पे मैं टीवी देखता था। बहुत ज़्यादा मुझे टीवी देखने की आदत थी और टीवी पे तो वेस्ट ही सब कुछ फ्रूटफुल नहीं। सीरियल्स, फिल्म्स, मूवीज़, ये सारा वेस्ट चीज़ें देखने की मुझे आदत थी। बट जब मैंने मेडिटेशन में यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में एंटर किया तो मैंने बहुत पॉजिटिव हेल्दी लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी का, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का। बहुत अच्छे ऑडियो विजुअल्स को सुनना देखना शुरू किया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक रिजुवेनेशन फील हुई। दूसरा, मैं पहले बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता था, मुझे बहुत आदत थी बाहर का खाने की, लेकिन अब मैं स्ट्रिक्टली होममेड फूड खाता हूँ और रादर खुद कुक करने में, सेल्फ कुकिंग में भी मुझे कोई हेसिटेशन या डिफ़िकल्टी फील नहीं होती है। मैं इंजॉय करता हूँ खुद कुक करना। और भी जो घर के काम हैं, सिंपल हाउस होल्ड कोर्स हैं, वॉशिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, कुछ डिफ़िकल्टी फील नहीं होती है। तो मैंने ऐसा देखा कि एक सेल्फ डिपेंडेंस जो है, एक इंडिपेंडेंस है जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस थी, वो मेरी रिड्यूस हो गई है एंड मेरी जो फ्लेक्सिबिलिटी है खुद की, वो बढ़ गई है। एक ओवरऑल जो मैं अपनी जर्नी देखूं इन 10-11 इयर्स में, जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, कि मैं बहुत यंग एज में आया था स्टूडेंट लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में, तो अब मैं देखता हूं कि मेरी जो यूथफुल एनर्जीज़ हैं उनको चैनलाइज होने में, राइट डायरेक्शन में, एक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव जगह पे इस राजयोग मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। यहाँ पे जो एक सेल्फलेस गॉडली सर्विस में एसोसिएट होने का, पार्टिसिपेट करने की जो अपॉर्चुनिटी मिली, हर तरह की सर्विस, फिज़िकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल करने का जो मौका मिला, उससे मैंने देखा कि मेरी जो यूथफुल एज की जो एनर्जीज़ हैं वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज हुई। नहीं तो शायद मेरी भी एनर्जी डिस्ट्रक्टिव एंड्स में यूज़ होती, जैसे आजकल कुछ यूथ की अनफॉर्चुनेटली हो रही है, जैसे ड्रिंकिंग में, गैम्बलिंग में, स्मोकिंग में, गैजेट्स में, लेट नाइट पार्टीज़ में, तरह तरह के रिलेशनशिप्स में। बट आई फील फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उन सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहा, सेफ रहा। अगर मैं अपना एक पूरी माइंडसेट को, एक पूरी जर्नी को एनालाइज करूं कि यहाँ पर आकर मुझे क्या एक ऐसी अटेनमेंट हुई, ऐसी क्या मेरे अंदर ड्राइविंग फोर्स या मोटिवेशन रहा, तो ये है कि मुझे एक बहुत फ्रूटफुल एक पर्पस ऑफ लाइफ मैंने अचीव किया यहाँ पर आकर। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ सिर्फ एक लिमिटेड नहीं रहा, एक लिमिटेड डोमेन में नहीं रहा कि मुझे सिर्फ लाइफ में सिर्फ कमाना है या सिर्फ करियर बनाना है या सिर्फ खाना पीना है। वो सब कुछ तो चलो करना ही है, बट एक जो स्कोप है, वो एक डोमेन है, वो बहुत ब्रॉड हो गया कि मुझे लाइफ में अपनी लाइफ को वैल्यूएबल बनाना है, अपनी लाइफ को डिवाइन बनाना है, अपनी लाइफ को वैल्यूज़ से भरना है,
अपने अंदर मुझे बहुत पॉजिटिव वर्च्यूज़ को भरना है, जैसे संतुष्टता है, कंटेंटमेंट, इनर पीस है, प्योरिटी है, गुड विशेस है, स्टेबिलिटी है, करेज है, डिटर्मिनेशन है, फियरलेसनेस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इंटेग्रिटी है। ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को मैंने अपने अंदर भरता हुआ फील किया मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से। और लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस जो आए मेरे सामने, मैंने इनके बेसिस पे उनको ईज़िली क्रॉस होते हुए भी फील किया। सो आई थिंक मेरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो सबसे बड़ा ट्रेजर है, ख़जाना है, जो मैं आज के टाइम पे फील करता हूँ, ये जो इनर स्टेबिलिटी है, ये जो इनर स्टेट ऑफ माइंड है, ये जो आंतरिक एक खुशी है, विल पावर है, एक अंदर की नेचुरल एक संतुष्टता की फीलिंग है, एक भरपूरता की फीलिंग है, वो मुझे यहाँ पर आके जो अटेन हुई है, तो उसको मैं लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ। थैंक यू। ओम शांति।